आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंसानों से स्मार्ट हो जाएगी मशीनें, दिमाग से ज्यादा पावरफुल डेटा सेंटर। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 16 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब पैसा खोने की नौबत आई तब जाकर भारत पाकिस्तान ने रोकी लड़ाई। क्या ईरान पर जल्द हमला कर देंगे ट्रंप? ईरान भी कर रहा है सैन्य अभ्यास। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर किस खतरे का दिया संकेत। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में भारत हुआ शामिल, किसने किया नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व। नेपाल में फिर विद्रोह की आहट, युवाओं के असंतोष पर पीएम सुशीला कार्की की कड़ी चेतावनी। 70 की उम्र में फिल्म मेकर एम बेग का निधन, घर में पड़ा मिला शव, बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी खबर। केरला स्टोरी 2 के सर्टिफिकेट पर एससी ने थमाया नोटिस, मेकर्स और सेंटर बोर्ड को घेरा। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धोए बर्तन, अब पीएचएफ चीफ ने शहबाज शरीफ को सौंपा इस्तीफा। दिल्ली में चल रहा एआई इम्पैक्ट समिट, तकनीक जगत के दो बड़े दिग्गजों के बीच का एआई कोल्ड वॉर बन गया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एथ्रोपिक के सीईओ डारियो ओमोडेई अगल बगल खड़े थे, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। लेकिन जब इन दोनों ने अपने अपने भाषण दिए तो मानवता के भविष्य में एआई के योगदान को लेकर उनके विचार पूरी तरह एक जैसे निकले। ऑल्टमैन ने कहा कि अब असली सुपर इंटेलिजेंस की शुरुआती वर्जन से बस कुछ ही साल दूर है। अगर हम सही हैं तो 2028 के आखिर तक दुनिया की ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेटा सेंटर के बाहर के बजाय अंदर हो सकती है। वहीं एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो ओमोडेई ने भी कहा कि एआई को इंसानों की सोचने समझने की काबिलियत से आगे निकलने में बस कुछ ही साल लगेंगे। केंद्रीय बजट 2026 में भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। ये कॉरिडोर कुल 4000 किलोमीटर से अधिक लंबे होंगे और इन पर अनुमानित 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से पुणे और चेन्नई से बेंगलुरु तक फैले इस नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। हाई स्पीड रेल का अर्थ है समर्पित कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दोनों देशों से कहा कि ऐसे लड़ाई करोगे तो मैं दोनों पर 200% टैक्स लगा दूंगा। जब पैसों की बात आई तो दोनों रुक गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक की मेजबानी करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच बीते साल हुए युद्ध का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के सामने कहा था कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा राष्ट्रपति ट्रंप ने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों यानी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को फोन किया। मुझे दोनों के बारे में थोड़ा पता था। प्रधानमंत्री मोदी को मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि अगर तुम लोग यह मामला नहीं सुलझाते तो मैं दोनों से कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। मैंने कहा कि दोनों देश लड़ेंगे तो मैं दोनों पर 200% टैक्स लगा दूंगा। दोनों लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसों की बात आई तो पैसों जैसा कुछ नहीं होता। जब बहुत पैसा खोने की नौबत आई तो उन्होंने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ समझौता करना उसके लिए बहुत समझदारी होगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामी गणराज्य के खिलाफ नए सैन्य कदमों पर विचार कर रहे हैं। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक समाचार ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप अभी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका क्षेत्र में दूसरा युद्धपोत भेज रहा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति की खबर आने के एक दिन बाद यह बयान दिया गया। अमेरिकी मीडिया ने बुधवार को रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ हमले के विकल्पों पर चर्चा की है और ईरान पर अमेरिकी हमला शनिवार तक हो सकता है।
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने यरूशलेम में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मेजर अमेरिकन जूइश ऑर्गेनाइजेशन को संबोधित करते हुए कहा कि इस इलाके में एक नई धुरी बन रही है जिसमें तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान शामिल है। नेफ्टाली ने कहा कि यह गठजोड़ इजराइल के खिलाफ शत्रुता को हवा दे रहा है और सऊदी अरब को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बेनेट ने इस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी है कि तुर्की इजराइल के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा है और इसे लेकर सरकार अनजान है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन एक खतरनाक प्रतिद्वंदी है जो इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमें फिर से अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। बेनेट ने कहा, वर्तमान सरकार एक बार फिर सो रही है। हमारी सीमाओं पर बढ़ते कट्टरपंथी खतरे के चिंताजनक संकेत हैं। एक शत्रुतापूर्ण मुस्लिम ब्रदरहुड धुरी जिसके पीछे पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का समर्थन है और इसका नेतृत्व एक महत्वाकांक्षी और शत्रुतापूर्ण तुर्की कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित किए गए बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। अमेरिका के शांति भवन में हुई इस बैठक पर भारत, चीन, रूस समेत दुनिया के कई देशों की नजरें टिकी रही। गाजा पर गठित बोर्ड ऑफ पीस के उद्घाटन बैठक में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बैठक में उपस्थित लोगों की सूची के अनुसार भारत का प्रतिनिधित्व वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के प्रभारी राजनयिक नामग्या खम्बा ने किया। भारत ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुआ है। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने चेतावनी दी है कि युवाओं के असंतोष को नजरअंदाज करने से एक और विद्रोह भड़क सकता है। पिछले साल 22 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनी कार्की ने कहा कि कोई भी राष्ट्र युवाओं को नजरअंदाज करके प्रगति नहीं कर सकता है। गुरुवार को काठमांडू में नेपाली सेना के पवेलियन में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कार्की ने कहा कि लोकतंत्र को परिणाम देना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। पिछले साल सितंबर में जेन ज़ी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए जिसने केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंका। कार्की ने कहा, उस आंदोलन ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भेदभाव के अंतर की मांग की। इसने अच्छे शासन और समान न्याय की मांग की। उन्होंने कहा, राज्य को इस पर न केवल उदारता से बल्कि विनम्रता और गहरी समझदारी के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि युवाओं के असंतोष को नजरअंदाज करने से एक और विद्रोह भड़क सकता है। युवाओं में ऊर्जा, परिवर्तन की आकांक्षा और नैतिक क्रोध है। फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद शॉकिंग और बुरी खबर सामने आई है। सीनियर फिल्म मेकर एम बेग का निधन हो गया है। वह हिंदी सिनेमा में अपने काम और एक्स चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी गुड्डू के पिता के तौर पर जाने जाते थे। खबर है कि बेग अपने घर पर मृत पाए गए। इस बात को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। ये खबर उनके पब्लिसिस्ट हनी जावेरी ने दी। बेग करीब 70 साल के थे। बेब के पब्लिसिस्ट हनीफ जावेरी के मुताबिक बेग साहब काफी समय से बीमार चल रहे थे और अकेले रह रहे थे। हनीफ ने बताया, वो काफी समय से अस्वस्थ थे। जब 4 से 5 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने दरवाजा खोला तो बेग साहब का शव अंदर मिला और उनकी बेटी को इसकी सूचना दी गई। कामाख्या नारायण सिंह और विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म द केरल स्टोरी 2 कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। फिल्म की रिलीज रोकने और सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए केरल उच्च न्यायालय में एक कानूनी नोटिस दायर किया गया है। कन्नूर निवासी कामाख्या नारायण सिंह ने यह याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस संबंध में नोटिस जारी किया। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार 19 फरवरी को हिंदी फिल्म केरल स्टोरी 2 के मेकर्स को भी नोटिस जारी किया। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर की मलयाली समुदाय ने आलोचना की है, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कन्नौर के चित्रीपरंपा निवासी श्रीदेव नंबूथिरी ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने CBFC को नोटिस जारी किया है और फिल्म मेकर सनशाइन पिक्चर्स को भी जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है और 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है।
पाकिस्तानी हॉकी टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ा विवाद अब गंभीर प्रशासनिक संकट में बदल चुका है। टीम के कप्तान शकील अहमद बट की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष तारिक बुख्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पीएचएफ के पेट्रोल इन चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सौंप दिया। तारिक बुख्ती ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी अपील की है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हुई अव्यवस्थाओं की विस्तृत जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान शकील अहमद बट ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक टीम को सिडनी एयरपोर्ट पर 13 से 14 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद कैनबरा में होटल पहुंचने पर पता चला कि होटल प्रबंधन को अग्रिम भुगतान नहीं मिला था, जिससे खिलाड़ियों को अस्थायी इंतजाम होने तक भटकना पड़ा और बर्तन भी धोने पड़े।